आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये चैप्टर बेसिकली हम समझेंगे रिवीजन, पूरी वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से रिवीजन वीडियो है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूरे चैप्टर में था क्या। ठीक है, ध्यान रखना ये रिवीजन वीडियो है, इसमें कोई डिटेल में बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ चैप्टर को ऊपर ऊपर समझेंगे, यानी कि आपने चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे से ऊपर से मीनिंग समझने वाले हैं। तो ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या होती है। फिजिकल कैपिटल अकाउंट्स में हमने पढ़ा है फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जो कि प्रोडक्शन करने में मदद करता है, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में मदद करता है फिनिश गुड्स में, दैट इज फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो कि आपके पास स्किल्स है, जो नॉलेज है, जो कि एबिलिटी है, जो कि आता है एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, जो अच्छे से काम कर सकते हो, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को तो बेसिकली डेप्रिसिएशन लगता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हाँ, पुरानी हो सकती है, नॉलेज पुरानी होती रहती है समय के साथ साथ, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो। और ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफ़र करना भी मुश्किल है थोड़ा। मेरे पास नॉलेज है तो जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मोबिलिटी कम है। फिजिकल कैपिटल की मोबिलिटी हो सकती है, ऑनर से सेपरेट नहीं कर सकते ह्यूमन कैपिटल को। फिजिकल कैपिटल को कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऑनर अलग हो सकता है, मशीन अलग हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल सोशल प्रोसेस भी है, कॉन्शियस प्रोसेस भी है, यानी कि सोच समझ के भी हम करते हैं, और कई बार समाज के रूप में अपने हम स्किल्स नॉलेज आ जाती है। फिजिकल कैपिटल टोटली कॉन्शियस प्रोसेस है, हम सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है, फिजिकल कैपिटल को अगर मुझे बनाना है हमारी कंट्री के अंदर तो इंपोर्ट के थ्रू आ सकता है, यानी कि अगर मैं बाहर से सामान मंगाऊंगा, मशीन वगैरह, तो फिजिकल कैपिटल आ सकती है। और ये कैसे आता है? ये एक पॉलिसी फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बिना पॉलिसी बनाए ह्यूमन कैपिटल जनरेट नहीं हो पाएगी। एजुकेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब वो अगला टॉपिक वही है कि ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्मेशन करने, एससीएफ का मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, मतलब कि लोगों के अंदर स्किल्स, नॉलेज बढ़ाना, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से पैसा कमा सके, ज़्यादा हमारी कंट्री में स्किल्ड पीपल हो, जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हो हमारी कंट्री में। ठीक है, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काम करने वाले ज़्यादा होने के लिए कई सारे तरीके, अब वो तरीके क्या क्या होते हैं, तो उसका नाम है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि अगर हमें काम करने के तरीकों, मतलब ह्यूमन कैपिटल हमारी कंट्री में जनरेट करनी है, यानी कि हमें स्किल्ड पीपल को लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कई सारे, एजुकेशन से आ सकता है, वो एजुकेशन से आ सकता है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आ सकता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और क्या होता है? हेल्थ पे खर्चा करो भाई साहब, हेल्थ पे खर्चा करो, आपकी एस यूनिट, हेल्थ पे खर्चा करो, माइग्रेशन पे खर्चा करो। तो गवर्नमेंट की बात हो रही है कि हेल्थ पे खर्चा करो, माइग्रेशन पे खर्चा करो, इंफॉर्मेशन पे खर्चा करो, क्योंकि भैया एजुकेशन पे खर्चा करो। एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भाई, एजुकेशन पे खर्चा नहीं होता हमारा देश के अंदर। एजुकेशन पे खर्चा जो हमने सोचा था कि भाई 6% एजुकेशन पे खर्चा जीडीपी का होना चाहिए, एक्चुअल में वो हो नहीं रहा। समझ रहे बात को? तो इसलिए एजुकेशन पे खर्चा करने से लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही स्किल बढ़ेगी, उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में खर्चा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जनरली ज़्यादा पैसा कमाता है इन कंपैरिजन टू अनपढ़, और इससे बंदा को नई नॉलेज आती है, इनोवेशन कर सकता है। जैसे आईआईटी के लोग बहुत स्टार्टअप करते हैं, तो इनोवेशन बहुत जाते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब काम करने के साथ साथ उसको ट्रेनिंग देना, यानी कि उसको सिखाना, स्किल्स बढ़ाना उसकी काम के लिए। इसके क्या होता है? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। काम करने के साथ साथ उसे ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उससे और स्किल बढ़ेगी, उसकी और नॉलेज बढ़ेगी, और अच्छे से काम करेगा तो और अच्छे से प्रमोशन होगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है। हेल्थ पे खर्चा करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। हेल्थ पे ये एक हेल्थ ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। आप जितना मुझे सोचते रहो मुझे काम करना है,
बीमार आदमी कभी काम नहीं कर सकता। तो हेल्थ पे गवर्नमेंट खर्चा करना पड़ेगा, मेडिसिन हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने पड़ेंगे ताकि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है या क्यूरेटिव मेडिसिन है, यानी कि बड़ा बीमारी छोटी बीमारी सब कुछ उस खर्चे के इलाज होना चाहिए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जनरली गांव के लोग शहर आते हैं काम करने के लिए। अब गांव वाले शहर आते हैं क्योंकि भैया वहाँ काम मिलता है, तो माइग्रेशन पे खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि भैया कई बार गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो माइग्रेशन करने से उनकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, जनरली सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि सिर्फ जो ज़्यादातर जो इंजीनियर डॉक्टर टेक्निकल लोग हैं उनको यहाँ से बढ़िया, अगर बाहर कोई दूसरी कंट्री में जॉब बढ़िया मिल रही है तो बंदा क्यों नहीं माइग्रेट करेगा, करेगा अपने आप ही। तो माइग्रेट करना चाहिए, बट खर्चा बहुत होता है, रहने खाने का खर्चा, ऊपर से स्ट्रेस अलग, तो बहुत खर्चे होते हैं। खर्चे को देख के माइग्रेट करना चाहिए। और लास्ट है इन्फॉर्मेशन। भैया इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना जानकारी के अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कॉलेज हो सकता है बेकार हो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, एजुकेशन वालों की इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा हमें। तो गवर्नमेंट उसमें एक्सपेंडिचर करती है ताकि आपको सही इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चले, कौन से बेस्ट है, कौन से एग्रीगेटेड, ठीक होता है वो होता है ना कि A+ एग्रीगेटेड है, ये कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना जरूरी है। समझिए बात को। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन होता है, क्या लेना देना है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर करेंगे तो क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देखो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जीडीपी बढ़नी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती तो है, बट ये पता करना कई बार मुश्किल हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत पढ़े लिखे, मान लो जीडीपी बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट फिर भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे होते या फिर पता करना ही मुश्किल होता है। आप कैसे कह सकते हो कि आपकी कंट्री में कितने हेल्दी पर्सन है, हेल्थ को मेज़र कैसे करा जाए। आप कैसे कह सकते हो कि हमारी कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और पढ़े लिखे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है आगे। जनरली हम क्या देखते हैं कि जीडीपी इसलिए बढ़ती है क्योंकि सामान गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाएंगे तो वहीं से ह्यूमन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी। बट पता कैसे करें कि पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। एजुकेशन, हेल्थ उनकी अच्छी है कि नहीं है, ये सब पता कैसे करा जाए। तो पता करने के लिए बताता हूँ मैं क्या करना पड़ता है। तो देखो, जैसे अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ उसकी अच्छी है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे हमने कुछ रेशियो बता रखे हैं, कुछ रेट, कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हमने एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बना रखा है कि लोग कितना साल जीते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि भैया उसकी हेल्थ अच्छी थी या नहीं थी। कोई बंदा 40 साल में मर रहा है तो समझ जाओ हेल्थ खराब है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि पैदा होने के साथ या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं कि भाई कितने बंदे मर रहे हैं जल्दी, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। या हॉस्पिटल कितने खुल रहे हैं, मेडिसिन, हॉस्पिटल में खर्चा लोग कितना कर रहे हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एजुकेशन को मेज़र करना है तो भैया कितने लोग स्कूल जा रहे हैं या कितने टाइम तक उसने स्कूलिंग करी, वहाँ से समझ में आ जाएगा कितना पढ़ा लिखा है वो। लिटरेसी रेट कि वो पढ़ सकता है और लिख सकता है या नहीं है, लिटरेसी रेट से समझ में आ जाएगा आपको। इनरोलमेंट रेट कि भैया उसने कॉलेज में एडमिशन लिया या नहीं लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या नहीं, कई सारे रेट होते हैं। यहाँ से ये होते हैं इंडिकेटर से मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर चार्ट आ रहा है ये वाला, ये बुक में आपके यहाँ से आप देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो 1951 से लेकर 16-17 तक ये बने। तो जैसे कि आप देखोगे रूरल पर कैपिटा इनकम यानी कि वही एक बंदा कितना पैसा कमाता है, 7,600 रुपये थी सिर्फ, 7,651 गाँव में। आज की डेट में 77,000 रुपये, समझ गए, एक बंदा की आय रूरल में। डेथ रेट देखोगे तो पहले 25 लोग पर 1000 लोग मरते थे, लेकिन आज की डेट पे 6.30, बहुत कम हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चे जो पैदा होने के साथ मर जाते हैं एक साल के अंदर, 146 पर 1000 बच्चे मरते थे, बट आज की डेट में सिर्फ 33 है। आज की डेट का मतलब 16-17 की बात हो रही है यहाँ पे।
ऐसे आप मेल का देखोगे तो 67 जीते आज की डेट पे, 70 साल फीमेल है। लिटरेसी रेट भी देखोगे 76% है। तो ये कुल मिला के ये है, ठीक है। बाकी इसमें अभी नीचे आता है NEP के बारे में लिखा हुआ है। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बेसिकली उसमें ये बता रखा है कि नई पॉलिसी का पूरी तरह से ये बता रखा है कि आपको होलिस्टिक एजुकेशन देनी है। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा कॉमर्स पढ़ रहा है तो सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ाना है उसको साइंस के बारे में पता होना चाहिए, उसको ह्यूमैनिटी के बारे में पता होना चाहिए। एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चे का, उसको साइंस, बायोलॉजी, मैथ, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट में अगर उसे अच्छे पैसे कमाना है तो उसको हर तरीके की नॉलेज देनी पड़ेगी। एक होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट चाइल्ड का करना बहुत ज़रूरी है, तब वो सर्वाइव कर पाएगा। समझिए, ये कुछ था उसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जल्दी से बात कर लेते हैं कि भैया इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो बेसिकली देखोगे आप यार, इम्पोर्टेंस बेसिकली सिंपल है और कुछ भी नहीं है कि जो फिजिकल कैपिटल है, अगर मुझे उसको अच्छे से यूज़ करना है तो ह्यूमन कैपिटल से हो सकता है। मेरे पास मशीन है बट मशीन को यूज़ करना है तो दिमाग से होगा। इन्वेंशन होगी, नई नई इन्वेंशन आती है, नई ओला इलेक्ट्रिक इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। ओला इलेक्ट्रिक इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन आती है, नई नई चीज़ आती है। एटीट्यूड लोगों को बदलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भैया स्किल बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश तरक्की में जाएगा, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी हमारे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड बदल जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंस है हमारा। प्रॉब्लम क्या है इसकी? तो अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ, एक और था इसके अंदर कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी रुकती है। याद रखिए, ये पॉइंट सही नहीं बैठ रहा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बट पॉपुलेशन वही है कि भाई पढ़ा लिखा इंसान पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, अनपढ़ ज़्यादा करता है पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता वो। और प्रॉब्लम ये है कि पैसा की कमी है, रिसोर्सेज ही नहीं है। हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, भाई पैसा तो होना चाहिए। खर्चा कहाँ से होगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेगी एजुकेशन पे? पैसा हेल्थ पे खर्चा कैसे करेगी? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। दूसरा, सीरियल इनएफिशिएंसीज, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है। मतलब कि हमारे देश में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि इसको दूर करना बहुत मुश्किल काम है। मैसिव इलिटरेसी, बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं हमारे देश के अंदर कि उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं होने वाली, कहने का मतलब है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो देश में सबको लोग जॉब मिल नहीं सकती, गवर्नमेंट जॉब, या फिर सबको लोगों को जॉब मिल नहीं सकती। अब मिलेगी नहीं तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे? ह्यूमन कैपिटल कैसे होगा? और बहुत ज़्यादा सेवरल इम्बैलेंसेस है। हम गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर हायर एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा कर रही है, छोटी एजुकेशन को भूल रही है, जबकि वहाँ पर खर्चा करना चाहिए था। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। और प्रॉब्लम की बात करें तो मैन पावर प्लानिंग नहीं हो पा रही है। हमें यही नहीं पता कि भैया कितने लोग चाहिए, काम ज़्यादा है लोग कम हैं, या लोग ज़्यादा है या काम कम है। ये वाली मैन पावर प्लानिंग हो रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत वीक है हमारी, इस चक्कर में वहाँ पर लोगों का हमारी नॉलेज यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही है। दैट इज़ अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो अपने यहाँ पर आ रहा है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस देखा जो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली हम एजुकेशन और हेल्थ में देखते हैं कि उससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। बट ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ओवरऑल की बात हो रही है। एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज उसकी वजह से कोई बंदा पढ़ सकता है, लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर लंबे और हेल्दी लाइफ कैसे जिएगा बंदा, एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। उसको लेके सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, लेकिन लंबी लाइफ कैसे जिएगा और बेटर चॉइसेस कैसे लेगा अपने लिए, अपनी खुद की ग्रोथ कैसे होगी उसकी, यहाँ पर वो बात होती है। ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिर्फ बात करी जाती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी की, पैसा कमाने से रिलेटेड। बट ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना नहीं है यहाँ पर, बल्कि उसकी पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, वो भी होनी चाहिए। पैसा कमाए ना कमाए, बट उसकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कह रहा है कि देखो लास्ट में लाइन लिखे हुए, हर एक इंडिविजुअल पढ़ा लिखा और एक हेल्दी लाइफ उसकी होनी चाहिए। ये ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है कि पढ़ा लिखा हो तो और लंबे समय तक जिए। अब बात करते हैं कि हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में
कैसा हुआ या फिर क्या उसकी सिचुएशन है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट। तो देखो हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट करती है जनरली, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारी है, लोकल भी करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, ठीक है, और स्टेट लेवल पे करती है और सेंट्रल लेवल पे, सारे ही खर्चा करते हैं। ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करते हैं हमारे देश के अंदर। और वो कह रहा है कि देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का दखल देना या गवर्नमेंट को बीच में खर्चा करना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना इन्हीं के हाथ में। अगर ये खर्चा नहीं करेगी तो गवर्नमेंट फिर हमारे ह्यूमन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का दखल देना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, कई बार ज़्यादा रेट चार्ज कर लेता है, बहुत ज़्यादा सर्विस बड़े प्रोवाइड नहीं करता। तो क्योंकि हेल्थ पे जो खर्चा होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार आपका खर्चा हो गया दोबारा वापस नहीं रहेगा पैसा। ऊपर से इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे खर्चा करना या एजुकेशन में खर्चा करना। और एक बार बेसिकली अगर आपने कोई मोनोपोली आ जाती है किसी को प्राइवेट सेक्टर के बाद, तो वहाँ पर भी वो फिर वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते नहीं है। तो गवर्नमेंट का दखल देना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट फिर दखल देती है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी बना दी है बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है, जैसे कि NCERT बना रखा है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 में बना था, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस देते रहता है कि एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करा जाए। और आपको पता है सारी बुक्स ज़्यादातर हम NCERT की ही ज़्यादा पढ़ते हैं। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है, ये आपको एडवाइस देती रहती है और कोऑर्डिनेशन करती रहती है। ये 1956 में बनी थी। ऐसे ही हमारी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन बनी हुई है। ये बेसिकली जैसे कि जो पॉलिटेक्निक कोर्स होते हैं, छोटे छोटे टेक्निकल कोर्स होते हैं, उनके लिए बना रखी है ताकि उनको कैसे इम्प्रूव करा जाए और उनको कैसे टेक्निकल तरीके से एजुकेशन इम्प्रूव करी जाए और सही तरीके से कैसे दी जाए। ये 1945 में बनी थी और UGC बनी थी 1956 में। फिर उसके बाद हम आती है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बना रखी है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। बहुत ही ओल्डेस्ट बॉडी है, 1911 में बनी थी। ओल्डेस्ट बॉडी है, बायोमेडिकल रिसर्च में मदद करती रहती है कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बढ़िया से बढ़िया कैसे दी जाए, ये सब बना रखी है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट एजुकेशन पे कैसे ध्यान देती है, कितना खर्चा कर रखा है और कैसे करती है वो खर्चा, ठीक है, वो बात करते हैं। तो देखिए एजुकेशन सेक्टर जो हमारा इंडिया में है वो अगर बात करें तो गवर्नमेंट का हम दो तरीके से देख सकते हैं कि हमारे देश में कितना खर्चा होता है। एक देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के परसेंटेज के हिसाब से, कितना भी जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसमें से एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, कितना परसेंट खर्चा होता है। तो 1952 में तो 7.92 होता था, लेकिन 2014 में 15.7 हुआ, यानी कि बढ़ा है। GDP के परसेंटेज को देखें तो ये ज़्यादा बेटर होता है। तो 1952 में सिर्फ 0.64% खर्च होता था एजुकेशन पे और 2014 में 4%। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें एजुकेशन में खर्चा बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन में खर्चा बहुत ज़रूरी था, बट गवर्नमेंट इसको बहुत ही कम पोर्शन खर्च करती थी। और एक और पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा करती है, मतलब बच्चों की पढ़ाई पे। बट टर्चरी एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन में खर्चा गवर्नमेंट सोचती है कि कम करे, क्योंकि उस पर स्टूडेंट पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट की। बट गवर्नमेंट सोचती है कि उस पर खर्चा ना ही करे क्योंकि बहुत महंगी होती है। तो लेकिन एजुकेशन, इसलिए हायर एजुकेशन पे टीचर्स वगैरह बहुत क्वालिफाइड कई बार नहीं मिल पाते, तो गवर्नमेंट को बहुत करना चाहिए था। और फिर एजुकेशन कमीशन एक बनाई गई थी 1964-66 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि कम से कम 6% तो भैया GDP का खर्चा होना चाहिए एजुकेशन पे, और उसके हिसाब से। लेकिन आज के डेट पे देखा जाए तो मतलब नहीं होता, 6% से भी कम हो रहा है। यानी कि हमने जो उस समय बनाई थी आज तक वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसका। मतलब एजुकेशन पे हम खर्चा कर ही नहीं रहे ज़्यादा, तो दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। और उसकी बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग खर्चे होते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है एजुकेशन पे, 34,000 रुपये लगभग खर्चा होता है, बहुत बढ़िया पर कैपिटा एजुकेशन के एक बंदे पे। और वहीं पे बिहार में बात करें तो सिर्फ 4,000 रुपये कुछ खर्चा होता है एक बंदे पे, यानी कि बिहार में
बहुत ही कम एजुकेशन में खर्चा होता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। फिर गवर्नमेंट सोचा ऐसा करते हैं, फिर यार एक कुछ करना पड़ेगा, तो फ्री एजुकेशन देने की सोचते हैं, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। गवर्नमेंट ने कहा कि यार ऐसा काम नहीं चलने वाला, तो एक तपस मजमूदार एक नाम है किसी का, भैया तपस मजूमदार कमेटी बनाई गई थी, तपस मजूमदार कमेटी, ठीक है, ये बनाई गई। इसमें बेसिकली ये कमेटी में तपस मजूमदार ये थे इनके चेयरमैन। 1999 में बनाई गई थी। इन्होंने एस्टिमेट किया था कि एजुकेशन पे खर्चा 1.37 लाख करोड़ का हो जाएगा अगले 10 साल में। 1999 से लेकर उन्होंने एस्टिमेट किया कि 2006-07 तक हमारा इतना खर्चा हो जाएगा, और लगभग इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया एजुकेशन में, क्योंकि जब हम कोई टारगेट बनाते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, फिर भी उसके आसपास तो पहुँच पाए ना। तो गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड करा 2009 में, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एक एक्ट बना देते हैं, क्योंकि भैया ऐसे कोई फ्री एजुकेशन में खर्चा नहीं करने वाला। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। इस एक्ट में ये था कि जितने भी लोग 6 से 14 साल के बीच में, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि उनको ज़रूरी भी है और फ्री देंगे 6 से 14 साल के बीच के बच्चों पे। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था, और ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, समझाना बात, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हमें फ्री एजुकेशन मिलेगी। गवर्नमेंट ने 2% एजुकेशन सेस भी निकालना स्टार्ट किया, यानी कि जो सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, कि जो भी आपकी इनकम होगी उसका 2% आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए। ये जो 2% टैक्स होगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट एजुकेशन पे लोन प्रोवाइड करने पे खर्च करेगी, ताकि लोगों को लोन चाहिए होता है ना एजुकेशन के लिए, वो यहाँ से दे देती है। तो ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करा। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जरा, ये आपकी जो बुक में गिवन है टेबल एजुकेशन अचीवमेंट हमने क्या क्या अचीव करी। तो ध्यान से देखो, अडल्ट लिटरेसी रेट जो कि 15+ लोगों का है, मेल का देखोगे तो 1990 में 61.9 था, लेकिन आज की डेट में 82 हो चुका है 17-18 में। फीमेल का ज़्यादा है, फीमेल का कम है, 37.9 था, आज भी कम है 66। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यानी कि जो छोटे प्राइमरी जो हमारे जो क्लासेस का जो कंप्लीशन रेट है वो कितना है, मेल का 78 है, और आज की डेट में और ज़्यादा 93% है। छोटी क्लास को ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं लोग। फीमेल का ज़्यादा है, 96 हो गया, पहले 61 था। यूथ लिटरेसी रेट जो 15 से 24 साल के लोग हैं, वहाँ पर क्या कंप्लीट कर पाते अपनी पढ़ाई, मेल में देखा जाए 76.6 था, 17-18 में 93% है, बहुत बढ़िया है। फीमेल का थोड़ा कम है मेल से, 54.2 था और 90 है। तो एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, एडल्ट लिटरेसी रेट बेसिकली आप समझते हैं पहले क्या होता है, यानी कि जो बेसिकली हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और प्राइमरी कंप्लीशन का मतलब होता है कि प्राइमरी स्कूल लोगों ने कितना ख़त्म किया अच्छे से। और यूथ लिटरेसी रेट का मतलब ये जो आगे की पढ़ाई है, हायर एजुकेशन है, वो किन्होंने कंप्लीट करी है। तो ध्यान से देखोगे तो अगर आप एनालाइज करोगे तो प्राइमरी तो लोग ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, यूथ यानी कि यूथ वाले भी ये जो आगे की पढ़ाई है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम दिखा होगा आपको। अडल्ट लिटरेसी रेट वो है ना, अडल्ट लिटरेसी रेट वाला, वो बेसिकली ज़्यादा नहीं कर पा रहे आजकल। तो ये प्रॉब्लम हो रही सबसे, कि अडल्ट लिटरेसी का मतलब कि टोटल अडल्ट में से कितने अडल्ट पढ़े लिखे हैं। टोटल में से तो थोड़े से कम आ रहे थे, बट वैसे देखा जाए तो अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें अब लास्ट में कंक्लूजन, तो हाँ बढ़ा है एजुकेशन में लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ा है। अडल्ट में, यूथ में, अडल्ट हो गए 15+, ठीक है, अडल्ट हो गए बेसिकली जो बेसिकली सारे के सारे अडल्ट 15+ से लेकर 24 साल तक यूथ हो गया सारा। तो ये रेट बढ़े हैं, बट इलिटरेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अचीवमेंट हुई, बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है। और साथ में बात करें तो जेंडर इक्विटी भी हमारे देश में बढ़ी है। लोगों ने यानी कि लोगों ने बेसिकली फीमेल और मेल को लगभग एक समान तो देने स्टार्ट कर दिया है, जो पहले फीमेल को प्रेफरेंस कम मिलते थे। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन भी चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
2015 में कि बेटी को बेसिकली प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे बेटी, क्योंकि गांव में बेटी को बहुत कम पढ़ाते थे, अब पढ़ाना स्टार्ट हो गए। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि हमारे देश में एजुकेशन में तरक्की हो रही है। तो ये था पूरा चैप्टर का रिवीजन। आप चाहते हो कि मैं कोई और चैप्टर की रिवीजन की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।